गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ संधारित्रों के संयोजन पढ़ा रहे हैं। ये संधारित्र और जो परावैद्युत वाला पार्ट है उसका एक टॉपिक है कि संधारित्रों के संयोजन। इसका अर्थ है कि हमारे पास अगर कई प्रकार के संधारित्र हों तो उनको हम कितने प्रकार से आपस में जोड़ सकते हैं। तो संधारित्रों को जोड़ने के मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली विधि है श्रेणीक्रम संयोजन। पहली विधि क्या है? श्रेणीक्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो दूसरी विधि है वो है समांतर क्रम संयोजन। तो आइए हम एक एक करके दोनों विधियों को देखते हैं कि संधारित्रों का संयोजन कैसे करते हैं। तो संधारित्रों के संयोजन की पहली विधि हम देख रहे हैं। पहली विधि है श्रेणीक्रम संयोजन। तो इस विधि में क्या करते हैं श्रेणीक्रम संयोजन में कि इसमें माना हमारे पास तीन संधारित्र हैं। एक संधारित्र ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों संधारित्रों की धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। और इन संधारित्रों को श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ने की विधि ये होगी कि इसमें पहले संधारित्र जो है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट ये है, इसकी दूसरी प्लेट ये है। तो पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो अगले संधारित्र की पहली प्लेट से यहाँ पे जोड़ दी, ठीक है। फिर दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से यहाँ पे जोड़ दी, ठीक है। फिर इसकी जो अंतिम जो संधारित्र है, इसकी जो दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट को हमने भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित करने से क्या होगा, इस जो दूसरी प्लेट है इसके बाहरी पृष्ठ पे जो आवेश आएगा ये आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माना जो संधारित्रों का को यहां पर जोड़ा गया है तो हमने यहां पर क्या किया, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा। फिर इस दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा। फिर तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। तो इस प्रकार का संयोजन ये कहलाता है श्रेणीक्रम संयोजन। और इसमें क्या करते हैं, जो सबसे पहला संधारित्र है ये, इस संधारित्र की पहली प्लेट को हम किसी विधि से +Q आवेश देते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्शन दे रखा है, यहाँ से हम जो है इसको +Q आवेश किसी विधि से दे देंगे। तो इसको +Q आवेश जब दे दिया तो इसकी दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, -Q आवेश आ जाएगा। और इस दूसरी प्लेट की जो बाहरी सतह ये वाली, इस सतह पर क्या आ जाएगा, +Q आवेश आ जाएगा। इसी के बराबर +Q आवेश यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसकी बाहरी सतह पे जो +Q आवेश है ये इस कनेक्शन के द्वारा दूसरी प्लेट की जो दूसरा संधारित्र है इसकी पहली प्लेट पे आ जाएगा। यानी जो पहली प्लेट है, ये पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट पर +Q आवेश और दूसरी प्लेट के अंदर वाली सतह पर -Q आवेश। बाहरी सतह का जो +Q आवेश है वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पे आ गया। फिर इससे क्या हुआ, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये इस दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या आएगा, उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। अगर इसमें +Q आवेश आ गया तो इस पे -Q आ जाएगा। फिर इसकी बाहरी सतह पर +Q आवेश आएगा जो कि इस कनेक्शन के द्वारा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। तो यहाँ का +Q आवेश यहाँ आ गया, यहाँ पर आ जाएगा ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर। इसके बाद जो तीसरा संधारित्र की दूसरी प्लेट है इसके अंदर वाली सतह पर -Q आवेश और बाहर वाली सतह पर क्या आएगा, +Q आवेश। ये +Q आवेश क्या होगा, ये पृथ्वी से संपर्कित होने के कारण जो है यहाँ का धनावेश जो है ये +Q आवेश ये पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये बाहरी सतह पर जो ये धन-Q आवेश है, ये इस धन-Q आवेश को +Q आवेश को एक एक करके उदासीन करते जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस बाहरी सतह पर जमा धन-Q आवेश या +Q आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इससे यहाँ बाहरी सतह पे कोई आवेश नहीं आएगा, बाहरी सरफेस पे। अब हमारे पास हम ये मानते हैं कि इन तीनों संधारित्रों की धारिताएं, इनके जो कैपेसिटेंस हैं वो C1, C2, C3 हैं। और इन तीनों संधारित्रों पर जो चार्ज है, आवेश है, वो क्या आ गया, प्रत्येक संधारित्र पर +Q और -Q आवेश, ये चार्ज जो है उनकी दोनों प्लेटों पे आ गया। इस पे +Q -Q आवेश आ गया, इस पे +Q -Q आवेश आ गया। माना जो ये पहला संधारित्र है इसकी इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस
ये जो है V1 है, इसके इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V2, तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। और माना इन तीनों संधारित्रों की को मिलाकर जो नया संधारित्र बना उसे कहते हैं परिणामी संधारित्र। तो उस परिणामी संधारित्र की जो पहली प्लेट होगी वो ये मानी जाएगी और दूसरी प्लेट ये मानी जाएगी। यानी इन तीनों को मिला के जो नया संधारित्र बना उसकी पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये मानी जाएगी। तो जो परिणामी संधारित्र है उसकी पहली और दूसरी प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर क्या होगा वो हमने V मान लिया। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो परिणामी संधारित्र का विभवांतर है ये अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। जो पहला संधारित्र है इसके लिए पहले संधारित्र में आवेश कितना है प्लेटों पे, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसकी धारिता कितनी है C1 और इस पे विभवांतर कितना है V1। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू C इंटू V। हमें ये सूत्र पता है कि आवेश बराबर धारिता इंटू विभवांतर। तो इसमें पहले संधारित्र पे अप्लाई कीजिए कि Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा C1, ये पहले संधारित्र की धारिता इंटू V1। तो यहां पर क्या आ गया, Q इंटू Q बराबर CV से, इस सूत्र से हमने यहां पर निकाल दिया Q बराबर C1 इंटू V1। यहां से हम V1 का मान निकाल देंगे, V1 बराबर Q अपॉन C1। ये हमारा पहली इक्वेशन आ गई पहले संधारित्र के लिए। तो यानी पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है ये जो है इक्वल हो जाएगा Q अपॉन C1। Q माने इसका चार्ज और C1 यानी इसके कैपेसिटेंस। ऐसे दूसरे संधारित्र के लिए आ जाएगा V2 बराबर, इसके लिए क्या आ जाएगा इसी तरीके से V2 बराबर Q अपॉन C2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और तीसरे संधारित्र के लिए आ जाएगा V3 बराबर Q अपॉन C3। इस तरीके से हम इन तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच का जो ये पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है इसको निकाल देंगे। तो V1 की वैल्यू Q1 अपॉन Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू Q अपॉन C3। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही ये अलग अलग संधारित्र हैं पर जब इनको हम श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर आवेश की मात्रा एक समान होगी, परंतु इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है ये एक समान होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इन प्लेटों के बीच का विभवांतर अलग अलग माना गया है, V1, V2, V3 ये अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, पर यहां पर जैसे V1 है तो यहां पर V2, यहां पर हमने V3 मान लिया। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है। हो सकता है यहाँ दूरी ज्यादा हो, यहाँ कम हो, यहाँ और कम हो, तो विभवांतर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो हमने इन विभवांतरों के मान यहाँ पर निकाल दिए। अब आइए इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे जो नया संधारित्र बना, परिणामी संधारित्र या समतुल्य संधारित्र कहते हैं उसको। तो उस परिणामी संधारित्र की पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये मानी जाएगी। इन प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो गया, V हो गया। तो जो परिणामी संधारित्र है उसका भी अपना क्या होगा, धारिता होगी, उसका अपना कैपेसिटेंस होगा। तो माना परिणामी संधारित्र की धारिता क्या है, कैपिटल C, और उस परिणामी संधारित्र की पहली प्लेट पे आवेश क्या आएगा, चार्ज क्या आएगा, प्लस Q, और इस प्लेट पे चार्ज क्या आएगा, माइनस Q। तो परिणामी संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, कि परिणामी संधारित्र में कि जो परिणामी संधारित्र ये है इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, V बराबर क्या होगा, ये इस इन परिणामी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q अपॉन परिणामी संधारित्र की धारिता, वो हमने C मान ली, Q अपॉन C। इसको हम लिख देंगे परिणाम नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब देखिए जो परिणामी संधारित्र का विभवांतर है V, ये V जो है इन अलग अलग विभवांतरों के योग के
बराबर होता है कि परिणामी संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर वो अलग अलग संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर के योग के बराबर होता है, अर्थात V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरीके से हम इस सूत्र का यूज करेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पर V1, V2, V3 की वैल्यू हम यहाँ समीकरण नंबर 1, 2, 3 से रख देंगे। ये वाली वैल्यू ये यहां पर रख देने पर हमारे पास आ जाएगा कि V इक्वल्स टू V1 के स्थान पे क्या आएगा Q अपॉन C1 प्लस V2 यहाँ पे Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब हम यहां से V इक्वल टू ये Q कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन आ गया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आ गया। अब देखिए अगर हम यहां से Q अपॉन V निकालते हैं तो Q अपॉन V निकालो, या एक दूसरा तरीका देखिए, अभी हमने समीकरण नंबर 4 में ये देखा था समीकरण 4 में हमने पढ़ा था जो परिणामी संधारित्र है उसकी पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये, उसका विभवांतर क्या है V। ये किसके बराबर होगा, परिणामी संधारित्र पर आवेश Q माइनस Q अपॉन परिणामी संधारित्र की धारिता C। तो परिणामी संधारित्र के लिए क्या होगा V बराबर Q अपॉन C, ये हो जाएगा। ये अभी हमने समीकरण नंबर 4 में निकाला था, तो ये समीकरण नंबर 4 थी। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से, तो समीकरण 4 से जो ये मान है V का, इस मान को हम समीकरण नंबर 5 में रख देंगे, या समीकरण नंबर 4 और 5 से हमारे पास निष्कर्ष आ गया समीकरण नंबर 4 व 5 से। समीकरण 4 में V की वैल्यू ये है, समीकरण 5 में V की वैल्यू ये है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों V की वैल्यूज हैं, तो इनको बराबर करने पर तो समीकरण 4 और 5 से हमारे पास आ जाएगा समीकरण 4 और 5 से हमारे पास आ जाएगा कि Q अपॉन C, वो V की जो दोनों वैल्यू है उनको हम बराबर कर देंगे। तो V की एक वैल्यू क्या थी Q अपॉन C, अब दूसरी वैल्यू क्या थी कि Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये V की ये दोनों वैल्यूज हमने क्या कर दी, बराबर कर दी। अब यहाँ Q और Q कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन C, ये Q से Q पे 1 बार डिवाइड हो गया, तो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रिलेशन आ गया 1 अपॉन C। C क्या है इसमें, जो परिणामी संधारित्र है उसकी तुल्य धारिता, इसे हम तुल्य धारिता कहते हैं। C1 C2 C3 क्या है, ये जो अवयवी संधारित्र हैं, जो अलग अलग संधारित्र थे उनकी धारिताएं, इनको हम अवयवी धारिताएं कहते हैं। तो परिणामी संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम 1 अपॉन C मतलब तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। 1 अपॉन C किसका व्युत्क्रम है, C का। 1 अपॉन C1 C1 का व्युत्क्रम, 1 अपॉन C2 C2 का व्युत्क्रम, 1 अपॉन C3 C3 का व्युत्क्रम। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जो यहाँ C की वैल्यू आएगी वो C1 C2 C3 इनमें जो इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आएगी C की वैल्यू। तो C1 C2 C3 में जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम वैल्यू आएगी C की, ठीक है। तो इसका उपयोग, इससे क्या होता है, जो परिणामी धारिता आती है वो अलग अलग धारिताओं में सबसे कम धारिता से भी कम आती है। जैसे माना, इसका अर्थ क्या है
कि जैसे हम यहाँ पर एक सवाल कर रहे हैं, जैसे C1 बराबर माना 2 माइक्रोफैरड है, C2 बराबर माना 3 माइक्रोफैरड है और C3 बराबर माना 5 माइक्रोफैरड है। अब हमने इन तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर C की वैल्यू क्या आएगी, जो नया संधारित्र बनेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो माना नया जो संधारित्र बना उसकी धारिता क्या है, C है। तो ये हम इस सूत्र से करेंगे 1/C बराबर 1/C1, C1 की पे 2 प्लस 1/C2, C2 के पे 3 प्लस 1/C3, C3 के पे क्या आ गया 5। तो इसको अगर हम आगे हल करें तो इसको आगे हल करने पे हमारे पास आता है 1/C इक्वल टू, इनका एलसीएम लीजिए तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ गया 30 में इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। 30 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 30 क्या है, इन तीनों का एलसीएम है, लॉसअप है। तो यहाँ पर क्या आएगा 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, तो 3 10 2 15, यस ये आ जाएगा। इससे 1/C इक्वल टू आ जाएगा 15 6 21 10 31/30। यहाँ अगर हम इसको आगे हल करें तो C बराबर आएगा, C बराबर उल्टा कीजिए इसका 30/31। देखिए एक बार दोबारा 15 10 25 6 31 31/30 30/31। अब देखिए C बराबर आ गया 31 का, अगर हम इसमें डिवाइड करें तो ये क्या आ रहा है, ये अंश छोटा है तो इसकी वैल्यू इस समय 1 से कम आ रही है, ठीक है। तो ये 1 से कम है, जबकि यहाँ C1 C2 C3 क्या है, ये इन तीनों में सबसे छोटा कौन था 2। तो यानी जब तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता का मान 2 से भी कम आ गया, यानी C का मान 2 से भी कम आ गया। तो इसका अर्थ क्या है कि C1 C2 C3 में सबसे छोटा ये था, इससे भी कम वैल्यू आई C की। तो अर्थात संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान अलग अलग धारिताओं में जो न्यूनतम धारिता होती है उससे भी कम आती है। और इसका यूज हम कहां पर करेंगे, इसका यूज ऐसे जगह पे करते हैं जहां पर हमारे पास वोल्टेज बहुत ज्यादा हो और उस वोल्टेज को एक अकेला संधारित्र सहन न कर पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में उस वोल्टेज को बांटना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे वो जो अधिक वोल्टेज भी होगा ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्रत्येक संधारित्र पे कुछ कुछ बढ़ जाएगा। इससे वो संधारित्र उस अधिक वोल्टेज में से अपना अपना धारिता के अनुसार क्या ले लेते हैं, वोल्टेज ले लेते हैं और तब संधारित्र काम कर पाते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन वहां पर यूज किया जाता है जहां पर अत्यधिक वोल्टेज को किसी संधारित्र में अगर हमें आरोपित करना हो, अत्यधिक वोल्टेज वो संधारित्र क्या न कर पाए, सहन न कर पाए। तो ऐसे में क्या करते हैं, उस अत्यधिक वोल्टेज वाले सप्लाई को हम क्या करते हैं, उसको हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि यानी जब अत्यधिक वोल्टेज को कोई एक अकेला संधारित्र सहन न कर पा रहा हो तो उस अत्यधिक वोल्टेज को संधारित्र में अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे कि वो ज्यादा वोल्टेज संधारित्रों में बढ़ जाता है और तब संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उस अत्यधिक वोल्टेज को ग्रहण कर लेते हैं। और संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा, चार्ज की मात्रा एक समान होती है और C का मान C1 C2 C3 इनमें जो सबसे कम होगा उससे भी कम आता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए अगला समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन
तो समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट किसी एक बिंदु पर जोड़ दी जाती है और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दी जाती है। जैसे कि यहां पर जोड़ रहा हूं मैं, ये हमारे पास 3 संधारित्र हैं, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। इन तीनों संधारित्रों को मैंने जो है किसी एक पॉइंट पे जैसे जोड़ दिया यहां पे, ठीक है। और यहां पे और इनकी दूसरी प्लेट को ये मैंने भू संपर्कित कर दिया। ये 3 संधारित्र C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्रों की पहली प्लेटों को किसी एक बिंदु पर उभयनिष्ठ किया गया है और दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु B पर जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहली प्लेट पे जैसे किसी विधि से यहां पर माना हमने क्या किया, किसी आवेशों के किसी स्रोत से हमने यहां पर Q आवेश दिया, तो Q आवेश क्या होगा, कुछ आवेश इस पहले संधारित्र की पहली प्लेट पे जाएगा, माना इस पे Q1 आवेश गया, इस पे Q2 आवेश गया और इस पे Q3 आवेश गया। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और पहली संधारित्र की पहली प्लेट पर अगर Q1 आवेश है तो प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पे क्या आएगा, -Q1 आवेश आएगा और बाहरी सतह पे +Q1 आवेश आएगा। वो जो है पृथ्वी से कनेक्ट होने के कारण पृथ्वी में समा जाएगा। दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र में पहली प्लेट पे Q2 तो दूसरी प्लेट पे क्या आएगा, -Q2। तीसरे संधारित्र में पहली प्लेट पे Q3 तो दूसरी प्लेट पे -Q3 आवेश आएगा। इन दूसरी प्लेटों में बाहरी सतह पर जो धनावेश आ रहा होगा +Q1 +Q2 +Q3 आ रहा होगा, ये जो है पृथ्वी से कनेक्ट होने के कारण ये समस्त धनावेश ये क्या आ जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। इससे क्या होगा, इन तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटों पर भीतरी सतह पर -Q1 -Q2 -Q3 आवेश और पहली प्लेटों पर +Q1 +Q2 +Q3 आवेश आ गया। और इसकी एक विशेषता है कि इन तीनों संधारित्रों पर इनमें विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। अगर पहली संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर V है तो प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा, V होगा। इसका कारण यह है कि विभवांतर इस बात पे दूरी पे निर्भर करता है, वो इस बात पे निर्भर करता है विभवांतर कि ये संधारित्र इन संधारित्रों की पहली और दूसरी प्लेट किन किन बिंदुओं के बीच जोड़ी गई है। हम देख रहे हैं प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट बिंदु A से, दूसरी प्लेट बिंदु B से जुड़ी है। तो क्योंकि ये सभी संधारित्रों की पहली और दूसरी प्लेट A और B बिंदुओं के बीच जोड़ी गई है, अतः इन प्रत्येक प्लेट के लिए विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि प्रत्येक प्लेटें A और B के बीच ही जोड़ी गई हैं। अब इसमें और प्रत्येक संधारित्र क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। माना जो यहां पर परिणामी संधारित्र बना, तो जो परिणामी संधारित्र बना उसकी पहली प्लेट ये हो जाएगी और दूसरी प्लेट ये हो जाएगी, ठीक है। तो परिणामी संधारित्र को टोटल कितना आवेश दिया जाएगा, वो दिया जाएगा ये वाला जो यहां से दिया होगा Q आवेश, ठीक है। तो परिणामी संधारित्र की पहली प्लेट को दिया गया आवेश Q, तो दूसरी प्लेट को दिया गया आवेश क्या होगा, -Q। तो माना इनके मिलने से जो नया संधारित्र बना वो ये बना, ये A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया और ये पृथ्वी से संपर्कित हो गया। तो पहली प्लेट में कितना आवेश हुआ, +Q, तो दूसरी ये वाला Q और दूसरी प्लेट में कितना आवेश आएगा, -Q। तो ये परिणामी संधारित्र है। इन तीनों के मिलने से जो नया संधारित्र बना वो ये है। और इस परिणामी संधारित्र की धारिता कितनी माना, C, और परिणामी संधारित्र भी क्योंकि A और B के बीच जुड़ा हुआ होगा तो इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या माना जाएगा, V। यानी परिणामी संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर वही होगा जो इन अलग अलग संधारित्रों की प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा, यानी V होगा सब में विभवांतर। अब आइए यहां पर माना
इन तीनों संधारित्र को दिया गया कुल आवेश कितना है, Q। तो माना कुल आवेश Q है, तो यहां पर क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आवेश संरक्षण का नियम है कि किसी बिंदु को दिया गया आवेश, ये यहां पर दिया गया आवेश ये नष्ट नहीं होगा, ये यहां पर क्या हो गया, ये यहां से इनमें चला गया, तो इनमें चला गया, तो यानी इन तीनों में गया हुआ आवेश बराबर यहां पर दिया गया आवेश। अब यहां पर क्या होगा, पहले संधारित्र के लिए, तो पहले संधारित्र के लिए Q बराबर CV से इस पे आवेश Q1 है, धारिता C1 है, विभवांतर क्या है, प्लेटों के बीच का V है, तो Q बराबर C इंटू V से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1 इंटू V। दूसरे संधारित्र के लिए क्या आएगा, Q2 बराबर C2 इंटू V। ये किसके लिए आएगा, दूसरे संधारित्र के लिए। तीसरे संधारित्र के लिए क्या आएगा, Q3 बराबर C3 इंटू V। सेम पैटर्न पे ये आ जाएंगे हमारे पास। अब हम समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से Q1, Q2, Q3 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में क्या आ जाएगा, यहां पर कि समीकरण 2, 3, 4 से Q1, Q2, Q3 की वैल्यू यहां पर रखने पर तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण नंबर 1 में Q बराबर C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास यहां पे Q1 की वैल्यू आ गई C1V, Q2 की वैल्यू आ गई C2V, Q3 की वैल्यू आ गई C3 इंटू V और Q के स्थान पे Q। Q क्या है, A बिंदु पर दिया गया कुल आवेश। ये आवेश तब इन तीनों संधारित्रों में बढ़ गया था। ठीक है, अब यहां पर ये आ गया Q बराबर, यहां पर कॉमन लीजिए V C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यहां पर ध्यान रखें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या है, V है, इसलिए यहां पर हर स्टेप में V लिया गया है। ठीक है, ये V1, V2, V3 नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें इसको हम यहीं पे समीकरण नंबर 5 डाल देंगे, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब आइए परिणामी संधारित्र में, तो परिणामी संधारित्र की धारिता हमने क्या मानी थी, माना परिणामी संधारित्र की तुल्य धारिता C है, और जो परिणामी संधारित्र होगा उसकी प्लेटों पर कुल आवेश कितना होगा, उसकी परिणामी संधारित्र माना ये है, ये A बिंदु, ये B बिंदु, तो इसकी पहली जो इन तीनों को मिला के जो परिणामी संधारित्र बना उसकी पहली प्लेट ये आ गई, ये वाली, दूसरी प्लेट ये वाली आ गई। तो पहली प्लेटों पर कुल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यानी Q, ये वाला। ठीक है, और दूसरी प्लेटों पे आवेश क्या आएगा, प्रेरण के कारण माइनस Q, और इन प्लेटों के बीच का विभवांतर यहाँ भी क्या होगा, V, और परिणामी जो संधारित्र बना उसकी धारिता क्या कहलाएगी, तुल्य धारिता, वो हमने क्या मान ली, C। तो परिणामी संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से Q का सूत्र बना दीजिए, तो परिणामी संधारित्र के लिए हमारे पास आ जाएगा परिणामी संधारित्र के लिए यह आ जाएगा Q बराबर C इंटू V, कि परिणामी संधारित्र की धारिता अगर तुल्य धारिता C है तो तब हम लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 6। ये किसके लिए आया, परिणामी संधारित्र के लिए। इन कि जब इन तीनों संधारित्र को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा, तो समांतर क्रम में जोड़ने पे जो नया संधारित्र बनेगा उसकी धारिता C है, उसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर ये होगा V, और उसकी प्लेटों पर आवेश कितना होगा, Q और माइनस Q। तो परिणामी संधारित्र के लिए हम लिख सकते हैं Q बराबर C इंटू V। ठीक है, अब 6 और 5 से, तो समीकरण 6 और 5 से
हमारे पास निष्कर्ष आ गया समीकरण 5 और 6 से हम लिख सकते हैं, ये देखिए Q बराबर CV है, यहाँ Q बराबर क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V है। तो ये भी Q की वैल्यू, ये भी Q की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनको बराबर करने पे, इनके बाएं पक्ष बराबर तो इनके दाएं पक्षों को बराबर करने पे हमारे पास आ जाएगा समीकरण 5 और 6 से C इंटू V बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। V से V कैंसिल हो गया, V यहाँ भी इंटू में, यहाँ भी इंटू में, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो यानी जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य जो परिणामी संधारित्र होता है उसकी तुल्य धारिता अवयवी धारिताओं के योग के बराबर होती है। C1 C2 C3 क्या है, ये अवयवी संधारित्रों की धारिताएं हैं, इनको हम अवयवी धारिताएं भी कह सकते हैं। तो तुल्य धारिता ये अवयवी धारिताओं के योग के बराबर होती है या अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। इसमें क्या आता है, इसमें C का जो मान आएगा वो C1 C2 C3 इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा आएगा इसका मान। ठीक है, तो C1 C2 C3 में जो सबसे बड़ा होता है उससे भी अधिक वैल्यू आती है इस तुल्य धारिता C की। और इसमें क्या होता है, इसमें संधारित्रों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्लेटों के बीच का विभवांतर एक समान होगा V, और परंतु इनके हर संधारित्र पर आवेश की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी, ये सेम नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लेटों पर आवेश है वो प्लेटों पर जो आवेश आएगा वो धारिता के अनुपात में आएगा, कि धारिता के अनुपात में ही यहाँ पर प्लेटों पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम एक सवाल ले रहे हैं इस पे कि माना C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड और C3 बराबर 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये C1 C2 C3 की वैल्यू है, इसकी 2 वैल्यू हो गई, इसकी 3 हो गई वैल्यू और इसकी 5। अब हमने इन तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा तो जो परिणामी संधारित्र बना उसकी तुल्य धारिता C का मान क्या आएगा, तो देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा C बराबर, माना परिणामी संधारित्र की धारिता C है, अतः पहले क्या करेंगे, पहले C1 नोट कर लेंगे, C2 नोट कर लेंगे, C3 नोट कर लेंगे, तब लिखेंगे माना परिणामी धारिता क्या है, C है, अतः C बराबर, और ये समांतर क्रम में सूत्र जो है उसको लिखेंगे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 किस संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा है, अतः तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। उसके बाद वैल्यू रखी यहाँ से, तो क्या आ गया 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आ गया C बराबर 2 और 3 5 और 5 10, तो 10 माइक्रोफैरड। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, जब हम करेंगे तो ये तीनों माइक्रोफैरड, ये तीनों एक ही मात्रक में होने चाहिए। अगर ये माइक्रोफैरड में तो प्रत्येक माइक्रोफैरड में हो, अगर ये फैरड में तो प्रत्येक फैरड में हो, इस अनुसार हो। तो यहाँ पर लिख दिया हमने माइक्रोफैरड, तो ये आ गया माइक्रोफैरड। तो तुल्य धारिता क्या आई, 10 माइक्रोफैरड, वो C1 C2 C3 में जो सबसे बड़ा था 5, इससे भी ज्यादा आई। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। इस पर हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल इस टाइप से आता है, उसमें मिक्सअप हो जाता है कि कुछ उस कनेक्शन उसमें कुछ उसमें जो संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, कुछ समांतर क्रम में जुड़े होंगे, मिक्सअप हो जाता है। तो हमको पहचानना पड़ता है कौन सा जो बंद पास है वो श्रेणी क्रम में है और कौन से बंद पास में संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद जो अगला आएगा, संधारित्रों, किसी संधारित्र की ऊर्जा और संधारित्रों के उपयोग, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।